तो पहला प्रश्न साथियों, छात्राणाम उत्कृष्ट लेखनाम कर्तुम शिक्षकैः कुत्र अधिकम ध्यानम दद्यात् यस्य महत्वम सर्वाधिकम। अर्थात दोस्तों, छात्रों में जो है उत्कृष्ट लेखन के लिए शिक्षक को जो है छात्र में किसका ध्यान देना चाहिए? अव्यक्ति का, शब्दावधि का, हस्ताक्षरम का, व्याकरण का। देखिए, उत्कृष्ट लेखन, अच्छा लेखन तभी हो सकता है जब व्याकरण आप शुद्ध रूप समझेंगे। अगर इसे हिंदी में समझें, यानी छात्रों के उत्कृष्ट लेखन के लिए शिक्षक को व्याकरण पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्याकरण ही भाषागत दोष का ज्ञान कराता है तथा अशुद्ध वर्तनी परिमार्जन में सहायक होता है। तो अशुद्ध वर्तनी परिमार्जन में कौन सहायक होता है? व्याकरण सहायक होता है। अशुद्ध वर्तनी के प्रयोग से उत्कृष्ट लेखन संभव नहीं होगा, इसलिए व्याकरण इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं 15 में से आप लोग इस क्लास में कितना स्कोर कर पा रहे हैं? 8+ कर पा रहे हैं, 10+ कर पा रहे हैं, 12 एवं कितना कर पा रहे हैं? डिसलेक्सिया इत्यस्ति, डिसलेक्सिया क्या है? गणित विकार है, पठन संबंधी विकार है, मानसिक विकार है, या व्यवहारिक बात है? या व्यवहारिक वाद नहीं, यहाँ पे विकार होगा। तो सभी जानते समझते हैं, जब भी डिसलेक्सिया की बात की जाती, डिसलेक्सिया हमारा पठन विकार है। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और भी आपके देखिए, डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है। ये भी एक ध्यान देने बात है, नोट कर लेना है कि आयोग ने डिसलेक्सिया को गणित संबंधी विकार माना है, जबकि डिसलेक्सिया का संबंध पठन संबंधी विकार से होता है, लेकिन आयोग ने डिसलेक्सिया को गणित संबंधी विकार माना, लेकिन यहाँ पर गलत सर होता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन संबंधित विकार कहला जाएगा। तीसरा प्रश्न है साथियों, विषयगत कठिन्यानाम ज्ञानम कथम भवति। विषयगत कठिन का ज्ञान जो है किस प्रकार होता है? मूल्यांकन, भाषण, श्लोक गानेन, या परस्पर संभाषण। तो विषयगत कठिन यानी मतलब सभी लोग जानते हैं कठिनता की बात कर रहे हैं। ज्ञानम कथनम भवति, तो विषयगत कठिन ज्ञान जो है कौन सा कहलाता है? तो वह हमारा कहलाता है फर्स्ट ऑप्शन, मूल्यांकन। विषयगत कठिनाम ज्ञानम मूल्यांकनेन भवति, यानी विषयगत कठिनता का ज्ञान मूल्यांकन से होता है। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया कि विषयगत कठिनता का ज्ञान किससे होता है? तो मूल्यांकन से होगा। जब आप अपने शिक्षक होंगे, जब आप विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे तो बच्चों को जब मूल्यांकन करेंगे तो वही उसी का कठिनता का पता चल जाता है। यानी कक्षा में शिक्षण करते समय शिक्षक बीच बीच में प्रश्न पूछकर मौखिक रूप से या लिखवाकर जांच करते रहते हैं। इससे क्या होता है? बालक के उच्चारण, वाक्य प्रयोग और शब्द बोध का पता लग पाता है। चौथा प्रश्न है, कठिन शब्दानाम उच्चारण अभ्यास ही कदा भवति। देखिए, कठिन शब्दों का उच्चारण का अभ्यास कदा यानी कब होता है? प्रश्न उत्तर के समय, अनुकरण वाचन के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, या स्पष्टीकरण के पश्चात। तो देखिए, कठिन शब्दों का उच्चारण का अभ्यास जो है कब होता है? तो अनुकरण वाचनस्य पश्चात, अनुकरण वाचन के पश्चात। ठीक है, कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास अनुकरण वाचन के पश्चात ही होता है। पांचवा प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। पांचवा प्रश्न है साथियों, छात्राणाम उच्चारण दोषम दूरीकरणाय भाषा शिक्षकै भाषा विज्ञानस्य कस्मिन् विज्ञाने पारंगते भूयात्। देखिए, छात्रों में उच्चारण का दोष दूर करने के लिए भाषा के शिक्षक जो है भाषा विज्ञान का कौन सा विज्ञान परंपरागत यहाँ पर होगा? रूप विज्ञाने, ध्वनि विज्ञाने, वाक्य विज्ञाने, अर्थ विज्ञाने। देखिए, छात्रों में उच्चारण दोष दूर करना है, तो उच्चारण दोष दूर करने के लिए क्या हो जाएगा? वाक्य विज्ञाने होना चाहिए। अर्थात समझने वाली बात है कि छात्रों को उच्चारण को दूर करने के लिए भाषा शिक्षक को भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य विज्ञान में पारंगत व प्रवीण होना चाहिए। जब आप वाक्य विज्ञान में प्रवीण होंगे तभी आप बच्चों के भाषा उच्चारण को दोष को दूर कर पाएंगे। छठवां प्रश्न है, भाषायाः पाठन समये चेत्र छात्रैः अशुद्धम उच्चारणम करोति तदा करणीय। भाषा को पढ़ने के समय एक छात्र जो है अशुद्ध उच्चारण करता है, तदा करणीय, तब आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? छात्रों का शुद्ध उच्चारण निर्देशन दातव्य, छात्रों को शुद्ध उच्चारण के लिए एक निर्देश करेंगे। शुद्ध उच्चारण वारम लेखनम करणीयम, या शुद्ध उच्चारण को बार बार लिखने के लिए कहेंगे, या शुद्ध उच्चारण बारम अभ्यास करणीयम।
तो देखिए कोई भी भाषा का पढ़ने समय छात्र जो है अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसको लिए सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि शुद्ध उच्चारण को बार बार वह अभ्यास करेगा तो वह सफल हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण करवाने के लिए बार बार अभ्यास करवाना चाहिए। निरंतर अभ्यास से ही उच्चारण में शुद्धता आती है। अगर आप निरंतर क्लास कंटिन्यू अटेंड करते हैं तो निरंतर क्लासेस से निरंतर अभ्यास से आपके क्या होता है, माइंड जो है अधिकतम प्रश्नों को एब्जर्व करता है, स्टोर करता है, जो सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है संस्कृत में 30 में से हमारा जो है 25 प्लस स्कोर करना है और टोटल आउट ऑफ ऑल सब्जेक्ट में से 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो व्याकरण शिक्षण यत उद्देश्यम वर्तते तत् अस्ति। देखिए व्याकरण शिक्षण में का उद्देश्य जो है, व्याकरण शिक्षण यत उद्देश्यम वर्ते, देखिए व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य किस प्रकार होगा, लेखन सौंदर्यम, भाषा दोषणाम ज्ञानम, श्रवणे दक्षतम, शब्द भांडारस्य वृद्धि। सभी कमेंट करेंगे। देखिए व्याकरण शिक्षण तथा उद्देश्यम भवति यत उद्देश्यम वर्ते तत् अस्ति, क्या हो जाएगा, भाषा दोषणाम ज्ञानम। अर्थात अगर हिंदी में समझें, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा में जो दोष होता है उसका ज्ञान कराया जाता है और व्याकरण के माध्यम से वर्तनी त्रुटि को दूर कराया जाता है। 8वां प्रश्न है, भाषायाः अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पाठनस्य अध्यापनम अस्ति। यानी भाषा में जो है अक्षर ध्वनि संबंधित जो है स्थापन के द्वारा पठन अध्यापन आपका प्रत्यक्ष विधि होगा, शाब्दिक विधि होगा, समग्र भाषा विधि होगा या आंशिक भाषा विधि हो जाएगा। सभी कमेंट करेंगे। तो भाषा में अक्षर ध्वनि संबंधी की स्थापना के लिए पठन अध्यापन के लिए सबसे जो प्रमुख होता है वह होता है साथियों शाब्दिक विधि। अगर शाब्दिक विधि समझें, शाब्दिक विधि भाषायाः अक्षर ध्वनि संबंध स्थापना द्वारा पठनस्य अध्यापनम अस्ति। यानी पठन का अध्यापन करने के लिए शाब्दिक विधि भाषायाः अक्षर ध्वनि संबंध स्थापना करना बहुत ही जरूरी है। 9वां प्रश्न, आपको पता है संस्कृत और ईवीएस में क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के भी प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, कस्यचित् शिक्षिकायाः कक्षायां छात्राणां मातृभाषा विभिन्न सन्ति। एक मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप एक शिक्षिका के रूप में कक्षा में जाती हैं। कक्षा में जो छात्रों की मातृभाषा है विभिन्न भाषा में है, जो छात्र हैं वो विभिन्न भाषाओं के मातृभाषा में हैं, यानी बहुभाषिकता भाषा की बात कर रहे हैं। तो हमें ऑप्शन नंबर डायरेक्ट बी कर देंगे। अभी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सप्रत्येकम छात्र स्वभाषायाः परस्परम अभिवादयितुम निर्देशि प्रतिदिनं छात्राः विभिन्न भाषाणां शब्दैः सह परिचयार्थं प्रयत्नशीले भवति एवं शिक्षिका साधन रूपेण अधोलिखित कत्वम आश्यति। मतलब ये समझ गया कि प्रत्येक छात्र जो है स्व यानी अपनी भाषा में परस्पर अभिवादयित निर्देशति प्रतिदिनम छात्रा है, यानी छात्रों को जो है शिक्षिका, ठीक है, प्रतिदिन अपनी भाषा में अभिवादित या बोलने के लिए कहती हैं। तो विभिन्न छात्राणाम शब्दैः सह परिचयार्थम प्रयत्नशीले भवति, यानी विभिन्न छात्रों का अपनी अपनी जो भाषा है मातृभाषा है एक दूसरे का परिचय करने का प्रयत्नशील करती हैं, प्रयत्न करती हैं। तो एवं शिक्षिका साधन रूपेण अधोलिखित कत्वम, देखिए जहाँ पर विभिन्न भाषा की बात की जाए, ठीक है, जहाँ पर विभिन्न भाषा की बात की जाए, मातृभाषा की बात की जाए, यानी अधिक से अधिक भाषा की बात की जाए, तो वह हमारी बहुभाषिकता होगा। हमें कोई भी ऑप्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखिए बहुभाषिकता होगा, अब ये कौन सा बहुभाषिकता होगा ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो संसाधन रूपेण बहुभाषा होगा। हमने बहुभाषिकता पढ़ा, लेकिन जब हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में 2 बहुभाषिकता दिया गया है, एक बहुभाषिकता दिया गया है, एक बहुभाषावाद दिया गया है। अब यहाँ पे समझना यह है कि देखिए भाषा परस्परम अभिवादन कर रहे हैं, इसलिए संसाधन रूपेण बहुभाषावाद पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर अभी हिंदी में समझें, हिंदी में भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी शिक्षिका की कक्षा में छात्रों की मातृभाषा विभिन्न है, वह प्रत्येक छात्र को अपनी अपनी भाषा में अभिवादन करने के लिए निर्देशित करती हैं। प्रतिदिन छात्र विभिन्न भाषाओं के शब्दों के साथ परिचर्चा करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो हम यह बताना है यहाँ पर कि इस जो है प्रकार शिक्षिका साधन के रूप में बहुभाषावाद का आश्रय लेती है। किसका वाद का? बहुभाषावाद का आश्रय लेती है। अगला प्रश्न है, कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट करें, फीडबैक करें, सहयोग करें, पार्टिसिपेट करें। 10वां प्रश्न है,
मौखिक भाषा कौशल विकासार्थम निम्नलिखितेषु कय प्रयोगः सर्वाधिक उपयोगी भविष्यति। यानी मौखिक भाषा कौशल के विकास के लिए इनमें से कौन सा प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा। नाट्याभिनय सहभागः, शिक्षकस्य पाठानन्तरं पाठ्यपुस्तकस्य एकस्य पाठस्य सामूहिक रूपेण पठनम, शिक्षकम अनुसामूहिक रूपेण शब्दानां शुद्ध उच्चारणस्य अभ्यासई है। यह बात कर रहे हैं कविता नाम पठनम एकलम सामूहिकम चा। देखिए मौखिक भाषा का विकास करने के लिए सर्वाधिक उपयोग क्या होती है, नाट्य अभिनय। ठीक है, नाटक अभिनय अगर अब हिंदी में समझें, यानी मौखिक भाषा कौशल के विकास के लिए नाट्य अभिनय की सहभागिता सर्वाधिक होती है। और नाट्य अभिनय में बालक अपने भाव को खुल कर रखता है और उससे उसका अव्यक्तात्मक अभिवृद्धि का विकास भी होता है। अगला प्रश्न है, 10 प्रश्न कर चुके हैं, 5 प्रश्न और करेंगे। टोटल पेडागोजी के 15 प्रश्न करेंगे। और जैसे आपके एग्जाम में सिलेबस में है 15 प्रश्न पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के पूछे जाएंगे और 15 प्रश्न गद्यांश पद्यांश से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिया गया है उद्गम साक्षरता स्तर अपि लेखन वर्गे स्वीकृति। उद्गम यानी क्या होना, किसी भी चीज का क्रिएट करना या प्रकट होना, मतलब उद्गम कहला गया वो भी साक्षर स्तर का, यानी कि बात कीजिए है प्राथमिक स्तर की। उद्गम साक्षरता स्तर मतलब प्राथमिक स्तर में लेखन वर्ग का स्वीकृति कौन होगा, शब्दानाम लेखनम, वाक्यानाम निर्माणम, चित्रांकनम या अक्षराणाम निर्माणम। देखिए प्राथमिक स्तर में साक्षरता का स्तर अगर देखा जाए तो लेखन वर्ग में वह चित्रांकन के रूप में ही स्वीकार होता है। क्या होता है, प्रारंभिक कक्षा में साक्षरता का स्तर पर जो है चित्रांकन को भी स्वीकार किया गया है। और उद्गमी साक्षरता से तात्पर्य शुरुआती भाषण और भाग के विकास के दौरान बच्चे कौशल सीखते हैं जो साक्षरता अर्थात पढ़ने और लिखने के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। और यह जो चरण है जिसे साक्षरता के रूप में जाना जाता है शुरू होता है पूर्व स्कूली वर्षों तक यह जारी रहता है। अगला प्रश्न है, बालस्य भाषा अधिग्रहणे अधनस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्णम। बालकों के भाषा अधिग्रहण करने के लिए इनमें से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, परिवार की, विद्यालय की, प्रसार माध्यम की या शिक्षक की होती। तो बालक के भाषा अधिग्रहण में सबसे अधिक जो भूमिका होती है वह परिवार की होती है। बालस्य भाषा अधिग्रहणे परिवारस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्णा अस्ति। अगला प्रश्न दिया गया है, भाषा कौशलाम अध्यापनम भवेत। भाषा कौशल का अध्यापन पृथकता रूप में होता है, विस्तृत विवरण के रूप में, समग्रिक रूप में या अनुकरण माध्यम के रूप में होता है। देखिए तो भाषा कौशल का अध्यापन जो है समग्र रूप में होता है, समग्रिक रूप में, अर्थात अगर हिंदी में समझें भाषा कौशल का अध्यापन समग्र रूप से होता है। हर व्यक्ति को अपने विचार और भाव की अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और भाषा इसके लिए सबसे सार्थक माध्यम होता है। भाषा कौशल हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है और एक योग्यता प्रदान करता है। भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं, श्रवण, वाचन, पठन और अंतिम होता है लेखन। यह आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रारंभिक बालनाम शिक्षिका चित्रांकन रंग कार्यम चा कर्तुम प्रोत्साहति एवं चा। अर्थात दोस्तों प्रारंभिक बालक में शिक्षिका जो है चित्रांकन रंग कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करती हैं। किस प्रकार से यह कहलाएगा, सूक्ष्म मोटर कौशल्यस्य विकासम करोति, उदीयमानान् बालकानां कृते अवसरं ददाति, समानतया छात्राणां कार्यव्यवस्थां करोति, कक्षायां निर्वां स्थापयितुं विद्यार्थिं कार्यव्यवस्थां करोति। देखिए प्रारंभिक बालक में शिक्षिका जो है, एक अध्यापिका जो है चित्रांकन रंग कार्य के लिए प्रोत्साहन करती हैं। तो किस विकास के लिए कार्य करती हैं, सूक्ष्म मोटर कौशल विकासम करोति। क्या हो जाएगा, तो ऐसा करना सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास करने के बराबर होगा। पहला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें, प्रारंभिक कक्षा के छात्रों को शिक्षिका जो है चित्रांकन रंग कार्य करने का प्रोत्साहन देती है जिससे वह सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास करती है।
15वां प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत भाषा शिक्षणाम विकासे भवति। संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास कौशल के रूप में होता है, पठन के रूप में, नाटक या दर्शन कहलाएगा। तो किस प्रकार होता है? सभी जानते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास जो है वह कौशल के रूप में होता है। जी हाँ, किस प्रकार में? संस्कृत भाषा का विकास कौशल से होता है। संस्कृत भाषा में कौशल का विकास सुनना पहला, बोलना दूसरा, पढ़ना तीसरा और लिखना चौथा होता है। तो ये रहे दोस्तों संस्कृत शिक्षा शास्त्र, संस्कृत पेडागोजी क्लास नंबर हमने 12 आज कंप्लीट कर लिया, 15 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। और इससे बेस्ट क्लासेज के लिए, इसी तरह क्लासेज के लिए और बेहतर तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए कमेंट फीडबैक करते रहें, तैयारी जारी रखें और प्ले लिस्ट जरूर चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक क्लास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। धन्यवाद सभी का।